देश में आज काफी तेज अर्बनाइजेशन देखा जा रहा है। 37% पॉपुलेशन आज अर्बन एरियाज में रह रही है, लगभग 54 करोड़ लोग। लेकिन प्रोजेक्शंस ये दिखाते हैं कि 2047 तक ये नंबर 50% को भी क्रॉस कर जाएगा, यानी देश में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी शहर में रह रहा होगा। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है भारत, जहां अर्बनाइजेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक सर्वाइवल नेसेसिटी बन गई है। हमारी ग्रोथ स्टोरी का नया चैप्टर खेत खलियान से निकलकर स्मार्ट सिटीज की चमकती सड़कों और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में लिखा जा रहा है। दुनिया के बड़े देशों ने तो इसे पहले ही अचीव कर लिया, और अब कैसे इंडिया में भी युवा इस राह पर चल पड़ा है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में जुट गया। अर्बन एरियाज में आमतौर पे ज्यादा आमदनी, बेहतर पब्लिक सर्विसेज और कम फर्टिलिटी रेट से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी जाती है। शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज और सुविधाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए देश की प्रगति के लिए अर्बनाइजेशन काफी जरूरी है। अर्बनाइजेशन का मतलब सिर्फ लोगों का शहरों में बसना नहीं है, बल्कि एक प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जब लोग स्प्रेड आउट रूरल सेटलमेंट से निकलकर कंसंट्रेटेड अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव करते हैं, तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्रियल और सर्विस बेस्ड सेक्टर्स पर फोकस करने लगती है। शहरों को इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड एरिया में, जैसे इंडिया के सिटीज सिर्फ 3% लैंड लेते हैं और जीडीपी में 60% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो छोटा एरिया और बड़ी प्रोडक्टिविटी। भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए सिटीज की ही इस प्रोडक्टिविटी की सख्त जरूरत है। सिटीज में फैक्ट्री, जॉब्स, ऑफिसेस, IT पार्क्स, रिटेल, सर्विस सेक्टर सब कुछ होता है, जहाँ सैलरीज भी ज्यादा होती हैं, खासकर फार्मिंग से। रूरल से शहर शिफ्ट होने से लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज को बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। जब लोग एक जगह केंद्रित होते हैं तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होता है और इनोवेशन का इकोसिस्टम तैयार होता है। दूसरे देशों का एग्जांपल ले तो यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट करते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सिटी में काफी बूम देखा गया। 1800 में सिर्फ 9% लोग रहते थे सिटीज में, लेकिन 1900 आते आते ये नंबर 62% तक पहुंच गया। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने 1920s में अर्बन नेशन बनना शुरू किया और आज 80% से भी ज्यादा आबादी सिटीज में रहती है। जापान की बात करें तो वहाँ भी सिमिलर स्टोरी है। 1950 से 70 के दौरान जबरदस्त ग्रोथ देखा गया। 1945 में टोक्यो की आबादी 30 लाख थी, जो 1970 तक 90 लाख तक पहुंच गई और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सिटी भी। इन सब ने दिखाया कि लोगों का शहरों में रहना काफी जरूरी है किसी भी देश को डेवलप बनने में। एवरेज में हर विकसित देश में 80% पॉपुलेशन सिटीज में रहती है, तो वहीं पहुंचने की जरूरत है हमें भी। इंडिया अभी भी एग्रेरियन देश है। 44% से ज्यादा वर्कफोर्स खेती बाड़ी में लगी है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिर्फ 17% की है, यानी देश के लगभग आधे लोग खेत में मेहनत कर रहे हैं और कम आमदनी जनरेट कर पा रहे हैं, यानी काफी इनएफिशिएंट। एग्रीकल्चर सेक्टर पर भारत की ये डिपेंडेंसी एक मेजर रिस्क बनती जा रही है। क्लाइमेट चेंज, इरेटिक मॉनसून्स और श्रिंकिंग लैंड होल्डिंग की वजह से रूरल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। एक एवरेज फार्मर की लैंड होल्डिंग 2016 में थी 1.08 हेक्टेयर की, जो 2022 तक आते आते घटकर सिर्फ 0.74 हेक्टेयर रह गई, यानी 30% गिरावट। इसके साथ ही एक और ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां आदमी नॉन एग्रीकल्चर जॉब के लिए सिटीज चले जाते हैं और औरतें गांव में रहकर खेती संभालती हैं। ये महिलाएं एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में जो 57% हिस्सा बनाती थी पहले, अब बढ़कर 64% बनाती हैं। इस डेमोग्राफिक शिफ्ट को हैंडल करने के लिए देश को ऐसी सिटीज चाहिए जो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और टेक जॉब्स प्रोवाइड कर सके। अगर इसमें से कुछ लोग कहीं और जाकर दूसरी इंडस्ट्री में काम करें, तो वो अपने लिए और ज्यादा कमा पाएंगे और देश की जीडीपी में भी बड़ा हिस्सा बन पाएंगे। यानी और प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा इंडियन वर्कफोर्स को, अगर बड़े देशों से कम्पीट करना है तो। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ने बताया पिछले कुछ सालों में गांव में फार्मिंग जॉब्स घट रही हैं और एक समय में 62% किसान शहर काम ढूंढने को तैयार हैं। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में लोगों की नौकरी बढ़ रही है। एक आदमी कोई गाँव से आता है तो वो अपने गाँव के और लोगों को भी मदद करता है जॉब और घर ढूंढने में, तो एक पाइपलाइन से तैयार हो जाती है माइग्रेशन की। वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर देश के किसानों को रोजगार देना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है, तो अर्बन एरियाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ के इश्यूज को सॉल्व करना होगा, हाउसिंग और इंडस्ट्री को बनाना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना होगा, ताकि कंजेशन भी ना हो, सिटीज ओवरवेल भी ना हो और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। रोड्स, ब्रिजेस, पाइपलाइंस, स्कूल्स, हॉस्टल्स, सैनिटेशन और स्किल ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से नई
इंडस्ट्रीज खोलेंगी जो जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे उनको। आज लगभग 17% जीडीपी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है और 15% जॉब्स भी। जब और इंडस्ट्रीज आएंगी जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज, फार्मा हब्स वगैरह, तो और लोग आ पाएंगे गांव से। अर्बन एरियाज में वेजेस आमतौर पे गांव से 30 से 50% तक ज्यादा होती हैं और सिटीज में जॉब की वैरायटी भी बहुत होती है। फैक्ट्रीज में मजदूर से लेके मॉल्स में सेल्स और टेक पार्क्स में इंजीनियर्स तक। ये अर्बन मोबिलिटी लीड करती है पॉवर्टी कम करने के लिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी है कि रूरल से शहर शिफ्ट होने से मिडिल क्लास तक आना आसान हो जाता है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है और लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज भी। शहर में किए गए इंप्रूवमेंट्स रूरल पेरिफेरी तक भी ये पहुंचते हैं, जिससे बड़े शहरों के आसपास के गांव में भी नौकरियां बढ़ जाती हैं। ये ही वजह है कि सरकार पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत जैसे स्कीम्स लॉन्च कर रही है ताकि और नए शहर बने और पुरानों को अपग्रेड किया जाए बढ़ती माइग्रेशन के चलते। स्मार्ट सिटीज में नई ग्रीनफील्ड सिटीज भी बनाई जा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सामने आता है वो है ढोलेरा। ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है गुजरात में, जो उसका सबसे एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट है आज तक का, और इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। एक गेम चेंजर साबित होगा बनने के बाद। 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इंडस्ट्रियल सिटी है जो सिंगापुर से भी बड़ी है एरिया में। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से सजाई जा रही है। धुलेरा का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि यहाँ इंडस्ट्रीज को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। रोड्स, पावर, वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स पहले से ही रेडी हैं। अनलाइक दूसरी सिटीज जहाँ बार बार सड़कें खोदी जाती हैं, ढोलेरा में यूटिलिटीज के लिए अंडरग्राउंड डक्ट्स बनाए गए हैं। पावर लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वाटर पाइपलाइंस इन टनल्स के अंदर ही हैं, जिससे मेंटेनेंस और इजी हो गया और अर्बन एस्थेटिक भी क्लीन रहेगा। टोरेंट ने यहाँ पावर ग्रिड बनाया है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, और टाटा पावर ने 250 मेगावाट का सोलर पार्क भी सेटअप किया। पानी के लिए डायरेक्ट नर्मदा पाइपलाइन से जोड़ा गया, जो हर महीने लाखों क्यूबिक मीटर पानी देती है। इसके साथ एक नया वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और एक एक्सप्रेसवे भी, इसे ग्लोबल ट्रेड से जोड़ने के लिए। एक्सप्रेसवे जो है 109 किलोमीटर का होगा अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच। हाई स्पीड कॉरिडोर जिसमें गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर से दौड़ पाएंगी और ये रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे में तय कर पाएंगी, जिसमें पहले 2.5-3 घंटे लग जाते थे। जनवरी 2026 की लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे 98% कंप्लीट है, बस कुछ ही महीनों में खुल जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो नवगाम के पास बन रहा है, जिसके फेज 1 में 30 लाख लोगों की कैपेसिटी होगी, साथ ही गुजरात का सबसे बड़ा कार्गो हब भी। इसका रनवे 3200 मीटर लंबा है, बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए। इनके अलावा भीमनाथ ढोलेरा रेल लिंक बनाया जा रहा है, जो इसे आगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ेगा। माल गाड़ियों की मूवमेंट तेज और सस्ती होगी और डायरेक्ट ये दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े ट्रेड हब से भी जुड़ जाएगा। अगले 5 से 7 सालों में 10 लाख से ज्यादा लोग रह पाएंगे इधर, ऐसा एस्टिमेट लगा रही है सरकार। 8 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल और रिसर्च में भी। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब भी बन रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट मानी जानी चाहिए देश के लिए। फ्यूचर में ईवी मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस पार्क्स भी आएंगे जो इसी से चिप्स ले सकेंगे। ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC के साथ मिलकर टाटा इसे बना रही है, और वो भी 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। 28, 40, 55 और 90 नैनोमीटर नोड्स की चिप्स बनेंगी यहाँ, जो ऑटोमेटिव, EVs, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए वर्क हाउस नोड्स माने जाते हैं, यानी काफी इस्तेमाल होते हैं उनमें। इस एक फैब से 20,000 से ज्यादा हाई स्किल जॉब्स जनरेट होंगी। ROHM जापान और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसे ग्लोबल लीडर्स ने भी इसके आने से अपने ऑपरेशंस यहाँ स्टार्ट करने के लिए MOU साइन कर दिए हैं, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को ही, तो इसलिए उनको यहाँ पे अपना ऑफिस चाहिए। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अल्ट्रा प्योर वाटर की भी जरूरत होती है, तो ढोलेरा का डीसैलिनेशन प्लांट ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी भी ये इंश्योर करेगा कि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। जो भी यहाँ लोग आएंगे काम करने, उनके लिए काफी हाउसिंग भी चाहिए होगी, इसलिए सरकार प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी बना रही है। उनमें से ये काफी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, वो है नेस्टोरिया अतुल्यम का। नेस्टोरिया ग्रुप एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है और हमारे लॉन्ग टाइम पार्टनर भी, तो उन्होंने ही एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अतुल्यम नाम से। इसमें वो 3 BHK लग्जरी होम्स बना रहे हैं स्मार्ट सिटी लाइफ के लिए। इस पर काम शुरू हो गया और अगले साल तक उम्मीद है कि खुलना भी शुरू हो जाएगा। टाटा सेमीकंडक्टर फैब में काम करने वाले इंजीनियर्स के रहने के लिए ये जगह काफी सही रहेगी, जो कि फुली फर्निश्ड भी होगी।
ये विलास 1540 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स पर बन रहे हैं। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम और किड प्ले एरिया जैसी फैसिलिटीज भी होंगी इधर। लेटेस्ट जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ढोलेरा में रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 20 से 28% एनुअल एप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिर्फ 10 मिनट और टाटा फैब के सिर्फ 5 मिनट दूर होने से इसकी रेंटल डिमांड भी ज्यादा रहती है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर इसे खरीद कर रेंट पर भी लगा दे तो उसे फायदा होगा। पहले तो रेंटल इनकम आएगी और प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ेगा हर साल 20 से 28% से, तो काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई और डिटेल भी जाननी हो प्रोजेक्ट के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसे कॉल करें नेस्टोरिया ग्रुप को। इनके दूसरे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट्स भी चल रहे हैं सेल पर, जिसके बारे में वो आपको डिटेल में बता पाएंगे। अर्बनाइजेशन की कहानी पर वापस आए तो यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आगे चल के वर्ल्ड वॉर्स के बाद सिटीज ही सबसे जरूरी पार्ट बन गई है किसी भी कंट्री का और किसी भी इकोनॉमी का। ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बर्थ प्लेस मानी जाती है, वहाँ फैक्ट्रीज के भारी मात्रा में खुलने से प्रोडक्टिविटी और ट्रेड इंप्रूव हुआ और कई मेजर सिटीज उभरी इसी दौरान, जैसे लंदन, मैनचेस्टर वगैरह। यही पहला देश था दुनिया में जहां 1850 में ही अर्बन पॉपुलेशन 50% से ऊपर चली गई थी, जो इंडिया उम्मीद कर रहा है 2050 तक अचीव करने की, यानी इसके 200 साल बाद। ब्रिटेन ने इसे करने के लिए 3 स्टेप की अप्रोच को फॉलो किया। पहला, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती में इतनी प्रोडक्टिविटी ले आए कि कम लोग ज्यादा अनाज उगा सकें, जिससे सरप्लस लेबर शहरों में फैक्ट्रीज के लिए अवेलेबल हो गया। दूसरा, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन, कैनाल्स और रेलवेज ने शहरों को कनेक्ट किया आपस में और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल और लेबर से भी। लंदन अंडरग्राउंड जो वहाँ की मेट्रो है, दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे बनी 1863 में, जिसने शहर में काम कर रहे लोगों को उनके वर्क प्लेसेस से जोड़ा, जिससे वहाँ प्रोडक्टिविटी और स्केलेबिलिटी को नया डायमेंशन मिला। इसके अलावा बीमारियों और स्लम्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट सैनिटेशन लॉज और अर्बन प्लानिंग एक्ट इंप्लीमेंट किए ताकि ओवरक्राउडिंग और महामारी से बच सकें। इसी दौरान उन्होंने अपनी पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया, जिससे अभी भी इंडिया जूझ रहा है आज। यूएसए में 1790 में सिर्फ 5% लोग रहते थे सिटीज में, मगर वो ये फिगर 1920s तक आकर 50% से भी ऊपर पहुंच गई। शुरू ये प्रोसेस तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ, मगर रियल बूम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा गया। वहाँ पे बहुत सारे सबर्ब्स बनने लगे भारी मात्रा में, स्काई स्क्रेपर्स, इंडस्ट्रियल हब्स जैसे डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स और सिलिकॉन वैली, फिर हाईटेक कैंपसेस बने उसके बाद में। तो इसी से वहाँ इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई, वो भी सिटीज ने ही लीड किया। इस दौरान मास प्रोड्यूस्ड हाउसिंग का इस्तेमाल किया गया, जो मैंने बात की सबर्बन हाउसिंग की। विलियम लेविट ने असेंबली लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके सस्ते घर बनाए लार्ज स्केल में। लेविट टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स ने पोटैटो फील्ड्स को बड़े सबर्ब्स में बदल दिया। इसके अलावा यूएसए ने हाईवेज का ऐसा जाल बिछाया कि लोग शहर में काम करने लगे और दूर सबर्ब्स में रहने लगे। इसने अमेरिकन इकोनॉमी को नया बूस्ट दिया कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री के साथ। जापान में भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी तेज से ग्रोथ हुई कि एक्सपर्ट्स इसे इकोनॉमिक मिरेकल कहने लगे। टोक्यो, ओसाका जैसे शहरों की आबादी 3 गुना बढ़ी। पोस्ट वॉर हाउसिंग क्राइसिस को टैकल करने के लिए जापान ने डांची यानी कलेक्टिव हाउसिंग एस्टेट का सिस्टम स्टार्ट किया। इन अपार्टमेंट्स ने डाइनिंग, किचन कॉन्सेप्ट और मॉडर्न एमिनिटीज जैसे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन को मास लेवल पर पॉपुलर बनाया। इसके अलावा जापान ने अपनी सिटीज को हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया, जिसने टोक्यो ओसाका रीजन को एक सिंगल इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया। जापान की अर्बनाइजेशन रेट 1955 में थी 56%, वही आज 93% से ऊपर है। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड देशों में से एक है जापान, यानी 93% लोग पूरे देश में अर्बन एरियाज में रहते हैं। गांव के बहुत सारे लोग शहरों में आए और फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार इंडस्ट्रीज में काम करने लगे और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी बनाए और सिटी को भी। थोड़ी सिमिलर कहानी जर्मनी की भी है वॉर के बाद। इन सभी देशों ने दिखाया कि पहले अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन भी कितना जरूरी है, एग्रीकल्चर को भी प्रोडक्टिव बनाना कितना जरूरी है, उसके बाद ही आप सिटीज को ग्रो कर पाओगे, जिससे इकोनॉमी ग्रो होगी। जब सरकार ने रोड्स, पावर, फैक्ट्रीज पे फोकस किया तो लोग शहरों में गए, फिर उन्हें जॉब्स मिली और देश अमीर हुआ। जब लोग शहरों में आएंगे तो प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना जरूरी बन जाएगा। सिटी ओवरवेलम ना हो और कंजेशन भी ना बढ़े, इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।
गाड़ियों के ज्यादा इस्तेमाल से ट्रैफिक जैम्स और पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इसीलिए अर्बन ट्रांसपोर्ट को सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, जैसे मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक बसेस, बाइसिकल लेन, कार पूलिंग स्कीम्स वगैरह। शहरों में एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने से फ्यूल कंजम्पशन और एमिशन दोनों कम होंगे। सिटीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग के लिए पॉल्यूटिंग कोल प्लांट्स को छोड़कर सोलर, विंड, बायोगैस वगैरह को लगाना चाहिए। एनर्जी डिमांड इंडिया की जो है वो 2040 तक डबल होने वाली है। ऑलरेडी हमारा देश पॉल्यूशन की समस्या से इतना ज्यादा जूझ रहा है, तो ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि हम अपनी हवा को सुरक्षित बना सकें और हेल्थ को अच्छा रख सकें। थाने ने 8000 हाई प्रेशर सोडियम स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से रिप्लेस किया, जिससे साल भर में 5.33 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी सेव हुई। 4385 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ। तो ऐसी अप्रोच चाहिए होगी हर सेक्टर में। ढोलेरा एसआईआर जैसे प्रोजेक्ट्स एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन और सस्टेनेबल मटेरियल्स को मैंडेट करते हैं। इधर तो 250 मेगावाट का सोलर पार्क भी बन रहा है, जो सिटी की काफी यूजेज को कवर कर सकेगा। फ्यूचर में इसे एक्सपैंड करके 1000 मेगावाट करेंगे, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा रीजन का। शहरों में जब स्काईस्क्रेपर्स और फैक्ट्रीज आएंगी, तब ग्रीनरी और पार्क्स की जरूरत भी बढ़ जाती है। पब्लिक पार्क्स, रिवर साइड प्रोमेनाड और फुटपाथ से न केवल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बल्कि लोगों के हेल्थ पे भी पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना भी जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा महंगे घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने आए हैं। तो उनके लिए सिटीज को इंक्लूसिव, सेफ और सस्टेनेबल बनाना होगा, ताकि सबको सस्ती हाउसिंग, स्कूलिंग, हेल्थ केयर मिले। स्लम्स को अपग्रेड करके प्लान नेबरहुड्स में तब्दील करना होगा, ताकि सारी बेसिक फैसिलिटीज तो मिले उनको एटलीस्ट। इसी से फिर वो प्रोडक्टिव हिस्सा बन पाएंगे सोसाइटी का और जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकार भी अर्बनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए काफी प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन की बात की, जिसमें 100 सिटीज को सेलेक्ट करके उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाने का एम है, इंफ्रा अपग्रेड करके। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है DMIC, वैसी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बना रही है, जहां 100 से ज्यादा नए इंडस्ट्रियल नोड्स तैयार हो रहे हैं। ढोलेरा इसका सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड नोड है, जहां हाई स्पीड रेल, रोड, पोर्ट्स वगैरह भी बनेंगे। इसके अलावा कुछ दूसरी टेक्निक भी अपना सकते हैं हम। सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस करने के बजाय शहर और गांव के बीच के गैप को भी भरने का काम कर सकते हैं, जैसा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन यानी SPMRM के जरिए कर रही है। इसमें गांव के ग्रुप्स को अर्बन क्लस्टर्स में बदला जा रहा है, जहां खेती के साथ साथ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाइप्ड वाटर, स्ट्रीट लाइट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी भी बनाने का काम चल रहा है। जब गांव में ही शहर जैसी फैसिलिटीज और जॉब्स मिलने लगेंगी, तो लोग मजबूरी में शहर नहीं आएंगे, बल्कि माइग्रेशन एक चॉइस बन जाएगी। मिजोरम का आईबॉक क्लस्टर भारत का पहला सक्सेसफुल अर्बन मॉडल बना, जिसने दिखाया कि कैसे रूरल एरियाज सस्टेनेबल इकोनॉमिक हब बन सकते हैं। सिटी की वजह से भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादा इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट करे, तो रूरल एरियाज का भी भार कम होगा। जब हम यूके के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूएस के सबर्ब्स और जापान के हाईटेक मेट्रोपोलिसेस को देखते हैं, तो हमें एक पैटर्न दिखता है। अर्बनाइजेशन एक बैकबोन है प्रॉस्पेरिटी की। इंडिया में ऑफिशियली आज 37% लोग सिटीज में रहते हैं, मगर देश की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 66% के करीब है, यानी 2/3 ऑफ जीडीपी। यह फिगर आने वाले समय में बढ़ जाएगी। 2050 तक 50% से ज्यादा लोग शहरों में रहने लगेंगे और 80% से ज्यादा हिस्सा बनाएंगे जीडीपी का। तो सारी ग्रोथ सिटी से ही आएगी। इतनी बड़ी अर्बनाइजेशन जर्नी बिना चैलेंजेस के नहीं होती। इंडिया के मास्टर प्लान्स अक्सर पॉपुलेशन को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक विजन और क्लाइमेट एक्शन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे स्प्रेड आउट एरिया और सबअर्बन स्प्रॉल भी देखने को मिले हैं, जो कि ओवरऑल बैड है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये वॉकेबल नहीं है और कार यूजेज को बढ़ावा देते हैं। पॉल्यूशन के बढ़ने का भी एक कारण वो है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया को अगले 15 साल में $840 बिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। काफी बड़ी अमाउंट है, जिसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लोन की मदद से भी पूरा किया जा सकता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बावजूद अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, उनके पास अक्सर फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं होती, यानी लोकल डिसीजन लेने के लिए उन्हें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है और कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि ऊपर वालों को इतना बेहतर नहीं पता होता कि लोगों को चाहिए क्या ग्राउंड पे। शहरों के साथ रूरल एरियाज का लिंक भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि वो माइग्रेशन में मदद पहुंचाए। अगर हम इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन करें, मतलब सबको साथ लेकर चलना, तो पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ दोनों देखने को मिलेंगी, वरना सिर्फ ओवर क्राउडिंग ही।
वैंकूवर से लेके सिंगापुर तक, पेरिस से लेके टोक्यो तक, हर जगह की तरक्की एक स्ट्रक्चर्ड अर्बन प्लान के साथ हुई है। हमारा भी यही फर्ज है कि इस प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाए, ग्रीन पार्क्स, मेट्रो, एफिशिएंट बिल्डिंग्स और क्लीन एनर्जी के साथ। तो अर्बनाइजेशन ही भारत को आगे लेकर जाएगा, बेहतर जॉब, ज्यादा इनकम और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के साथ। जब लोग शहरों में आते हैं तभी सबसे ज्यादा बदलाव आता है और ढोलेरा जैसे प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट्स काफी जरूरी बन जाते हैं इस एम के लिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हो, या आप एक इन्वेस्टर हैं जो अगला ग्रोथ हॉटस्पॉट पकड़ना चाहते हैं, तो ढोलेरा और अतुल्यम को चूज करना काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। अभी कॉन्टैक्ट करें नेस्टोरिया ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके, वो आपको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे इसमें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।